यस, अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने कैपिटल गेन में सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कैपिटल गेन में सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन देखने के बाद हम लोग आ गए थे सेक्शन नंबर 45 में। सेक्शन नंबर 45 में हमने डिस्कशन किया था कैपिटल असेट क्या होती है। दिख रहा है ना सब अच्छे से, एकदम जो है वो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि कैपिटल एसेट को करना होता है क्या? ट्रांसफर। आई रिपीट, कैपिटल एसेट को करना होता है क्या? ट्रांसफर। उसके बाद में ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग द, क्या अकेला बोल रहा हूं क्या मैं? ट्रांसफर टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर। या तो होगा क्या? गेन, या तो होगा क्या? लॉस। उसके बाद गेन और लॉस किस में कवर नहीं होना चाहिए? 54 सीरीज में कवर नहीं होना चाहिए। यहां पर कैपिटल एसेट का मतलब क्या था? कैपिटल एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कौन कौन सी एसेट कैपिटल एसेट होती है, कौन सी एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती है। तो उसमें हमने देखा था कि कैपिटल एसेट नहीं होता है स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल आइटम, एग्रीकल्चर लैंड और गोल्ड डिपॉजिट बैंक। लेकिन इसमें भी इमूवेबल आइटम है, वो तो ऑलरेडी हम लोगों को पता था कि इमूवेबल आइटम जो है वो तो हमें पता था कि कैपिटल एसेट होते हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब चीजें पर्सनल इफेक्ट के होने के बावजूद भी किसमें कवर होते हैं? कैपिटल एसेट में। तो ज्वेलरी अगर बात करेंगे ज्वेलरी की तो वो क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, चार्ट वार्ट आ गया नहीं क्या, है ना। तो कैपिटल एसेट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमने देख लिया था 1 साल और 1 साल से ज्यादा वाला। फिर हमने डिस्कशन किया था ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर इंक्लूड और ट्रांसफर एक्सक्लूड। ट्रांसफर इंक्लूड और ट्रांसफर एक्सक्लूड के बाद में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, दिख रहा है ना सबको आराम से? ट्रांसफर इंक्लूड और ट्रांसफर एक्सक्लूड के बाद में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दो ये देखे थे, क्या बोलते हैं इसको, यस। तो वो भी समझ में आ गया अच्छे से एकदम, और बोलना पड़ेगा हाँ या ना, ओके ठीक है। इसके बाद में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है याद है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है याद है? जितने में परचेज किया था, बोलो ना, जितने में क्या किया था उसको डिवाइड बाय कर देंगे परचेज ईयर इंडेक्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे सेल ईयर इंडेक्स से, जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कब कब इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। तो इन सब के केस में इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, नहीं होगा, क्रॉस लगाए मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमने इसमें कैपिटल स्पेशल केसेस में, तो हमने स्पेशल केस का मतलब सीखा था। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है? स्पेशल केस का मतलब होता है कि ऐसा केस जिसमें सेल कंसिडरेशन यूजुअली नॉर्मल ना हो या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल ना हो। तो जब कभी सेल कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल वाला नहीं होता है, आई रिपीट, या तो क्या सेल कंसिडरेशन या तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल वाला नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल केस, ठीक है। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 और 2 हमने कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कर लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। पार्टनर टू फॉर्म कर लिया था, फॉर्म टू पार्टनर कर लिया था, बोनस शेयर कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। कौन सा डिस्कशन करें? ट्रांसफर ऑफ, करें शुरू। अब ये क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले जब भी कभी राइट एंटाइटलमेंट को समझना शुरू करते हैं, यार तुमने एसी चलाया है क्या? है रिमोट मेरे पास है ना, तो एक बार एसी ऑन कर दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद में इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, है ना। यस, ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है उसको हम लोग समझाते हैं। जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स इश्यू करने के बाद कंपनी उसके ऊपर राइट इश्यू देती है। अब राइट इश्यू का मतलब क्या होता है? हर शेयर होल्डर जो कि हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको एक राइट दिया जाता है कि पहले तुम कंपनी के मालिक हो, तुम लोग चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर लो। मान लीजिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, है ना। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड जब अपने शेयर्स का इश्यू लाएगी, तो पहली बार इश्यू लाती है, इसको कहा जाता है आईपीओ। जब पहली बार इश्यू लाती है उसको क्या बोला जाता है?
आईपीओ। अब आईपीओ लाने के बाद जिन लोगों को शेयर इशू कर दिए हैं, जिन लोगों को शेयर इशू कर दिए हैं, उन्हीं लोगों को फर्दर इशू किया जाता है शेयर। आई रिपीट, जिन लोगों को शेयर इशू कर दिए हैं उन लोगों को शेयर फर्दर इशू किया जाता है। और जब शेयर फर्दर इशू किया जाता है तो उसे कहा जाता है राइट इश्यू या फिर एफपीओ। और जब भी कभी कंपनी एफपीओ या राइट इश्यू लाती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले पूछा जाता है कि क्या तुम हमारी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हो। अगर शेयर होल्डर पहले हमारी कंपनी के शेयर परचेज करना चाह रहे हैं तो उनको पहले दिए जाएंगे, फिर बाद में जनता को दिया जाएगा। सपोज इस क्लास में बैठे हुए ये सारा ब्लॉक, ठीक है, और एक ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक हमारा ऑलरेडी शेयर होल्डर है, राइट। अब कंपनी फर्दर इश्यू ला रही है तो पहले हम इन सबको पूछेंगे, नयोनिका तुम शेयर परचेस करना चाहते हो, निश्चय तुम शेयर परचेस करना चाहते हो, काव्य तुम शेयर परचेस करना चाहते हो। अगर ये मना करेंगे तो हम उनको पूछेंगे। लेकिन जब जो एग्जिस्टेड कंपनीज होती है उनके शेयर लेना सब चाहते हैं, ठीक है, तो ये लोग शेयर लेना नहीं भी चाह रहे हैं अगर, तो ये अपना राइट उनको दे सकते हैं। मतलब कि जैसे निश्चय हमारा शेयर होल्डर है, निश्चय हमारा शेयर होल्डर है और इसके पास हमारे 1000 शेयर परचेज करने का राइट है, लेकिन ये 1000 शेयर ये परचेज नहीं करना चाहता, बट दिव्या परचेज करना चाहती है। दिव्या से पहले मैं निश्चय से पूछूंगा, क्या निश्चय तुम शेयर परचेज करना चाहोगे? निश्चय बोलेंगे सर मेरा राइट है ना, तो मैं मेरा राइट खुद ना यूज करके मैं दिव्या को ट्रांसफर कर रहा हूं। मुझे बताओ निश्चय के पास ये राइट आया है या इसने खरीदा है? आया है, ये राइट निश्चय के पास आया है, निश्चय ने खरीदा नहीं है। क्योंकि निश्चय के पास राइट ये आया है, निश्चय ये राइट ट्रांसफर कर सकता है किसको? दिव्या को। अब निश्चय जाएगा दिव्या के पास, हाय दिव्या, हाउ आर यू? दिव्या बोली आई एम फाइन, मैं तुम्हारे शेयर परचेज, तुम रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर परचेज करना चाहते हो? बोले हाँ, मेरे पास में राइट है परचेज करने का, वो राइट मैं तुम्हें 5000 रुपए में बेचता हूं। मुझे बताओ निश्चय को क्या मिला? 5000 रुपए। किसके लिए मिला? राइट के लिए मिला। मुझे बताओ राइट दिख रहा है क्या कुछ? राइट इसने खरीदा है क्या? बट राइट इज अ इंटेंजिबल असेट, राइट इज एन असेट। तो इसने राइट, इसको राइट आया है, इसको राइट मिला है, इसने राइट खरीदा नहीं है। तो जब ये अपना राइट, निश्चय अपना राइट किसको सेल कर रहा है? दिव्या को। कितने में सेल कर रहा है? 5000 में। हमारे लिए तो सीधा सा हिसाब है कि जब भी इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो कैपिटल गेन चार्ज कर लो। तो निश्चय के केस में कैपिटल गेन कैसे चार्ज होगा? सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन। कितने रुपए आए हैं इसके पास? ये कैपिटल गेन किसके एंड्स में चार्ज हो रहा है? निश्चय के केस में। हेलो एवरीवन, किसके केस में चार्ज हो रहा है? निश्चय के। कितने रुपए मिले इसको? 5000। तो सेल कंसीडरेशन कितना हो गया? 5000। मुझे बताओ ये राइट इसने परचेज किया है, ये राइट इसने परचेज किया है कि राइट आया हुआ था? तो आए हुए की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा निल, और ये जो गेन हो जाएगा ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यस सर कि नो सर? बोलो हाँ या ना। तो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात बताओ, अनुश्री तुम ऐसे परेशान लग रही हो, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? आ गया। नयनिका समझ आया? ज्योति पीछे, भाई समझ आया? समझ आया? ओके। तो समझो बात को, समझो बात को कि ऐसे में दो पॉइंट होते हैं। सबसे पहला ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट विल ऑलवेज बी निल। Cost of acquisition of right entitlement will always be nil. Cost of acquisition on right entitlement will always be taken as nil. आगे लिखें, capital gain deemed as short term capital gain. Capital gain deemed as short term capital gain.
हो गया क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी, हो गया क्या? इसका मतलब हमेशा जो कैपिटल गेन होगा वो कैसा होगा? कैपिटल गेन हमेशा कैसा होगा? शॉर्ट टर्म। क्यों होगा शॉर्ट टर्म? क्योंकि अब मेरी बात सुनो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? साल भर का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? अब आप सोचो एक बार, मान लीजिए राइट इश्यू आया, और आजकल लिस्टेड कंपनीज के केस में राइट इश्यू खत्म होने में और शुरू होने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगता है। प्रोस्पेक्टस आता है, उसके दिनों इतने सम ऑफ डेज में शेयर भी इश्यू हो जाते हैं, रिफंड भी मिल जाता है, सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। तो मतलब राइट इश्यू मिला और राइट ट्रांसफर किया, ये हमेशा साल भर के कम के दायरे में ही रहेगा। तो इसलिए जो गेन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? शॉर्ट टर्म गेन रहेगा। गेन हमेशा कैसा रहेगा? शॉर्ट टर्म गेन रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। दिक्कत या नो दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर में देख लो ना, कुछ है क्या ऐसा इसमें कुछ भी इसका क्वेश्चन है क्या? चलो एक बार इसका क्वेश्चन मैं लिखवा ही देता हूं, ठीक है? इसका मैं क्वेश्चन लिखवा ही देता हूं। XYZ लिमिटेड came with right issue of share. XYZ Limited came with right issue of share. Kavya, who is having right to purchase, who is having right to purchase 5,000 share transferred his right, transferred his, उसने क्या ट्रांसफर किया? अपना राइट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड हिज राइट टू मिस्टर जतिन फॉर ₹10,000। कैलकुलेट गेन ऑब्लिक लॉस। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, सिर्फ इसका आइडिया आपको सेट हो जाए इसके लिए करवा रहा हूं, ठीक है? क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ, है ना, कैपिटल गेन फॉर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर काव्य, ठीक है? कितने में बेचा है? केड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कितने में बेचा है? राइट कितने में बेचा है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार, है ना? पूरा भारत सोचेगा कि कैसे बच्चे दीपक सर के हैं। सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, पता है? मतलब अभी ना तो कोई रिजल्ट है, ना तो कोई CSET का रिजल्ट आया है, ना फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आया है। और फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम खत्म हुए को भी आज महीना भर हो गया है ना? महीना मतलब जून में हुआ था ना, जुलाई गया, अगस्त चल रहा है अभी ना, है ना? तो भी एवरी डे 4 to 5 ऑर्डर आ रहा है एवरी डे, है ना? और वो सिर्फ किसके लिए आ रहा है? अपनी एक सीरीज चलाई थी संजीवनी, है ना, उसको देख के 3-4 जने ऑर्डर दिए कल। संजीवनी क्या था? वो शॉर्टकट था, है ना, चैप्टर पूरा शॉर्ट में समझाने वाला, तो उसमें भी ऑर्डर आ रहे हैं। और कुछ पुराने वीडियोस चल रहे हैं, कुछ ऐसे ही, मतलब ये CS मीम्स वगैरह वाले कर देते हैं अपना वीडियो अपलोड, तो आ रहा है, मतलब, है ना? सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 10,000। सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 10,000। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि क्वेश्चन काव्य का है और काव्य फर्स्ट रो में बैठा है, तो काव्य खुद बताएगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लिखूं। तुमने खरीदा है कि आया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे नील। और क्योंकि ज्योति ने बीच में पंचायती करी, इसलिए ज्योति बताएगी कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है।
शॉर्ट टर्म, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000। ठीक है, बोलो यस सर कि नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये समझाना बड़ा टफ है मुझे, तो आप लोगों को अपने सारे आंख कान नाक गला दिमाग अगर है तो खुला रखना पड़ेगा, तब समझ आएगा, राइट है ना, है कि नहीं है दिमाग? समझना क्या होता है, क्या होता है कि अनुश्री ठीक है, नवनिका ठीक है, तो इधर ध्यान ना सब। यस, मैंने पानी पिया था, दिव्या को पीना जरूरी नहीं है ना? इतनी बारिश में तुम्हें क्यों प्यास लगी? समोसे खाए थे क्या? मिर्ची बड़े खाए थे? तुम भी पानी पीने जाओगे? पंखा बंद, सर्दी लग रही है? अरे यार वो बंद हो गया, देख वापस चला उसको। हाँ अरे सब चला वापस से, जो अभी किया था उसको वापस बंद करो, उल्टा करो जैसे। अब आप छोड़ो, छोड़ 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 छोड़, हाँ अभी छोड़ दो इसको, छोड़ो, मैं एसी बंद कर रहा हूँ। अरे हटो इसको, सब गड़बड़ हो जाएगा देखो। हाँ हाँ, अरे कुछ सब कुछ सही, पता नहीं कुछ हो गया था अभी यहाँ। हाँ ये क्या इससे कनेक्टेड है वो कौन सा वाला स्विच है हमें पता नहीं है। हाँ तो इसके लिए इसको नहीं छेड़ना। हाँ यस, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का मुद्दा क्या था, क्या बोला था मैंने अभी? कंपल्सरी एक्विजिशन है ना। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना एक बार, है ना। मैंने आपको कहा अपने आंख कान नाक गला सब खुले रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में, आपके शहर में तुम्हारा घर कहाँ है अनुश्री? अच्छा रातानाडा है, ओके ठीक है, मुझे लगा एयरफोर्स के पास में, नहीं तो इसका भी घर उड़ाते। हाँ ये है एयर फोर्स, क्योंकि हम लोग इंडिया के एक इस कोने में रहते हैं, और जो भी लोग इंडिया के इस, तुम्हारे को क्या हुआ? हम लोग इंडिया के इस कोने में रहते हैं, कभी भी अटैक हो सकता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, है ना। बॉर्डर में आपने देखा होगा लास्ट में जेकी श्रॉफ जो है वो जोधपुर से फ्लाइट्स उड़ाता है और जैसलमेर बॉर्डर पे लेके जाता है। तो जोधपुर उस टाइम पे भी जोधपुर में एयरफोर्स था, आज भी जोधपुर में एयरफोर्स है। जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो भी देखा जाए तो एयरफोर्स से रिलेटेड ही एयरपोर्ट है। अब बड़ा वाला बन रहा है धीरे धीरे, तो जब बड़ा वाला बनेगा या बन रहा है, तो ये जो एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स जब अपनी सीमाएं बढ़ाता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा लैंड जो है वो एयरफोर्स के लिए रिजर्व होता है। अब मान लीजिए आपके घर इधर हैं, ठीक है, और एयरफोर्स को बड़ा बनना है, तो जब एयरफोर्स को बड़ा बनना है तो एयरफोर्स क्या होगा, अपनी सीमाओं को ऐसे बढ़ाएगा। जब एयरफोर्स अपनी सीमाओं को ऐसे बढ़ाएगा तो उस कंडीशन में ये वाले घर अगर बीच में रह गए तो ऐसे जूम, फ्लाइट लैंड हुई, है ना, फ्लाइट लैंड हुई बीच में, ऐसे घूम के तो जाने से, बाइक तो है नहीं, मतलब आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से एक फ्लाइट लैंड हुई, ये फ्लाइट है ना, ये जा रही है जा रही जा रही, ये इधर ऐसे घूम के तो ऐसे जाएगी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? ये बीच में इतनी सी तो जगह है रे, अरे बीच में इतनी जगह है, हाँ फ्लाइट जितनी नहीं है, ये कार रखने का स्पेस है दोनों का, क्या कर रहे हैं, हाँ इतना ही है। हाँ नहीं फ्लाइट लैंड हो गई, लैंड हो गया ऐसे, जब तुम, मैं बताता हूँ, फ्लाइट में जाओगे ना तो क्या होता है, ऐसे नहीं कि फ्लाइट उतर के नीचे ऐसे रुकती नहीं है, ऐसे जू ऐसे जोर से आवाज, पहले डग 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 डग, फिर हाँ फिर फास्ट चलती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि फ्लाइट ऐसे आ रही है ना, फ्लाइट ऐसे आ रही है और यहां पर अटक जाएगी, तो ऐसे में तो होगा नहीं ना। और जिसमें लड़ाकू विमान नहीं होते जो यूं यूं ही चलते हैं, अरे बहुत, हाँ वो तकलीफदायक होते हैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। तो ऐसे में फिर ये नयनिका रहेगी कैसे अपने घर में? गवर्नमेंट फिर ऐसे सब लोगों को, इस घर वाले को, इस घर वाले को और इस घर वाले को ऑफर देगी,
कि तुम अपना घर एयरफोर्स को बेच दो। अभी जैसे नयोनिका 4th जनरेशन है जो उस घर में रह रही है, नयोनिका की परदादाजी दादाजी सब यहीं पे पले बड़े, यादें हैं, इमोशंस हैं, जुड़े हुए हैं, तो इमोशंस की हमेशा वैल्यू होती है, ठीक है, मॉनेटरी नहीं। इमोशंस की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मॉनेटरी नहीं, वैल्यू होती है। तो वैसे देखा जाए तो इस प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ है। नयोनिका ने बोला कि देखो सर ऐसा है, 1.5 करोड़ घर की वैल्यू है, लेकिन हमारे इमोशंस हैं इसमें ना, हम अपना प्लॉट आपको नहीं दे सकते। हम अपना घर आपको अगर दे देंगे तो हमारे सब बड़े बूढ़े पूर्वज सब इसी में से ही पले बड़े, यहीं से निकले हैं और रवाना भी यहीं से हुआ है ना, शादी करके भी इधर ही आए थे हमारी परदादी और वापस भी इधर से ही निकली है। तकलीफ होती है, हम ये घर आपको नहीं देंगे। अभी क्या हुआ, एयरफोर्स ने कहा देखो ऐसा है कि दोगे तो ठीक, और नहीं दोगे तो हम ले लेंगे। तो बोले कि ऐसे कैसे ले लोगे? तो उन्होंने कहा एक हमारा एक्ट बना हुआ है इंडिया का कि कोई भी अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह डेवलप करती है और उस बीच अगर किसी का भी मकान आ जाता है ना, उस बीच अगर किसी का भी मकान आ जाता है तो उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेंगे, ऐसा एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है। तो ये चीजें कब कब लगती है, एक तो हाईवे के टाइम पे लगती है, कभी हाईवे आ रहा होता है ना, और हाईवे के बीच में हमारा खेत या घर है, तो घर या खेत उड़ेगा और वहां पे हाईवे ही बनेगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट, कंपल्सरीली बीच में आने वाले सारे घर वगैरह परचेज कर लेती है। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स जब अपना कैंट बनाती है, कैंट मतलब ऐसा एरिया जहां पे वो कैंटोनमेंट बोर्ड टाइप रहती है, जहां पे उसके घर भी होता है, कैंटीन भी होती है ना, प्रैक्टिस करने के लिए खाली जगह भी होती है, उनको खूब सारी जगह चाहिए, है ना। वो जॉगिंग करते हैं तो बाहर आके जॉगिंग नहीं करेंगे, वो अंदर ही जॉगिंग करेंगे, है ना। उनको सारा बहुत लंबा चौड़ा एरिया चाहिए होता है। 1000-1500 लोगों की पूरी आर्मी को, 1000-1500 लोगों की आर्मी को रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। तो साइड में आने वाले खेत खलियान सब वो खरीद लेती है, और जो लोग नहीं बेचते ना उनके कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है। तो होना क्या है, एयरफोर्स ये तीनों के तीनों घर, एयरफोर्स ये तीनों के तीनों घर खरीद लेगी या कंपल्सरीली अक्वायर कर लेगी। इसी को ही कहा जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या कहा जाता है इसको? अभी आपको कंपल्सरी एक्विजिशन तो समझ में आ गया, लेकिन आपको यह भी समझना होगा प्यारे बच्चों, आपको यह भी समझना होगा कि ये जो लोग हैं ये बेचने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। दो बातें होगी, या तो ये लोग बेचने के लिए तैयार होंगे या तो ये लोग बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन केस ये बेचने के लिए तैयार हैं तो दे आर सेलिंग, और जब ये सेल कर रहे हैं तो इन घर वालों को जो प्रॉफिट होगा उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल गेन। तो मुझे बताओ, बेचा कि जबरदस्ती बेचा? मन से बेचा कि जबरदस्ती बेचा? अगर मन से बेचा तो भी कैपिटल गेन, और जबरदस्ती बेचा तो भी कैपिटल गेन। अब होगा क्या वो भी समझना। नयोनिका ने बीच में एक क्लॉज डाल दिया था कि मेरे दादा परदादा वगैरह सब इस जगह पे रुके हुए थे, तो मैं अपने पूर्वजों की संपत्ति कैसे छोड़ के चली जाऊं? ये दो करके हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी डिस्कस कर रहे हैं? नयोनिका के। नयोनिका के घर की वैसे फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रही थी? 1.5 करोड़। नयोनिका ने कहा कि ठीक है, आई कैन एडजस्ट, बट मेरा जो प्रॉपर्टी डेवलप्ड है, मेरे प्रॉपर्टी के अंदर जो प्लास्टर हो रखा है, जो कलर हो रखा है, जो सोफे हो रखे हैं, तुमने तो इस यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी इसकी 1.5 करोड़ डिसाइड कर दी, 1.5, 1.5, 1.5। बट मेरा वाला घर वैसा नहीं है, घर के अंदर सीमेंट के अंदर ये डाल रखा है, हमने सीमेंट के अंदर एल्यूमिनियम का बुरादा भी डाला था ताकि हमारे सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट के अंदर एल्यूमिनियम का पाउडर भी डाल रखा है जिससे हमारा घर मजबूत रहे, है ना। हमने बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी ऐसी डाल रखी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोफे की बात करते हो आप, ये सोफा यहाँ पे जॉइंट सोफा है, यहाँ से उठाते टूट जाएगा, और ये सोफा मेरे दादाजी ने जिस वक्त परचेज किया था उस वक्त, उस जमाने में 1 लाख रुपए का परचेज किया था, आज इसकी कीमत 15 लाख रुपए, और तुम मेरे घर की कीमत 1.5 करोड़ कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानती, मेरे घर की कीमत 5 करोड़ है। नयोनिका ने क्या बोल दिया? मेरे घर की कीमत क्या है? 5 करोड़। अब हुआ क्या, इन सबका जो है ना डिसाइड क्या हो गया, 1.5 करोड़ देना है। तो वैसे एयरफोर्स अथॉरिटी 1.5 करोड़ तो पहले ही जमा करवा देती है,
और जैसे ही पहले ही 1.5 करोड़ आया तो ये समझना नयोनिका ने सेल कर दिया है कितने रुपए में, 1.5 करोड़ में। सर नयोनिका मानी तो ही नहीं, माने ना माने वो तो जबरदस्ती एक्वायर कर रहे हैं। अब जो झगड़ा है ना, वो झगड़ा किस चीज का है, अब झगड़ा है काव्य पैसों का, कि नयोनिका इज डिमांडिंग कितने रुपए, 5 करोड़, और नयोनिका को मिले कितने रुपए, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। अपन इसको 6 करोड़ कर देते हैं नयोनिका को, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो 5 और 5 और 1.5 में, ठीक है। नयोनिका इज डिमांडिंग, ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं, सबकी आवाज नहीं आएगी तो नहीं पढ़ूंगा मैं नाराज हो रहा हूं। बताओ, नयोनिका इज डिमांडिंग 6 करोड़ और नयोनिका को मिले हैं 1.5 करोड़। अब बात सुनो, जो 1.5 करोड़ मिला है ना, इसको कहा जाता है इनिशियल कंपेंसेशन। क्या कहा जाता है इसको, जो नयोनिका को मिला है उसे कहा जाता है इनिशियल कंपेंसेशन। क्लियर है। अब झगड़ा शुरू हुआ है एयरफोर्स वर्सेस नयोनिका। झगड़ा क्या है, नयोनिका इज डिमांडिंग रुपीज बट एयरफोर्स इज गिविंग रुपीज। मामला जाएगा कोर्ट में। पहले 1.5 करोड़ जब मिल गया तो सबसे पहले नयोनिका अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगी। सेल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी रहेगा वो लिखेगी, तो जो भी आएगा कैपिटल गेन हो जाएगा। मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब परचेज वैल्यू माइनस हो गई। एक बार परचेज वैल्यू माइनस हो गई तो अब अगर मान लीजिए और कंपेंसेशन मिलता है तो और परचेज वैल्यू माइनस करेगी क्या। सपोज कीजिए ये मोबाइल मैंने निश्चय को 5,000 में बेचना था, ठीक है। मैंने कहा 5,000 रुपए, निश्चय ने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैंने 3,000 माइनस कर दिए, मेरा प्रॉफिट कितना, 2,000। फिर मुझे लगा कि नहीं निश्चय को मैंने सस्ता बेच दिया। मैंने निश्चय को बोला कि हे निश्चय तुम्हें ये मोबाइल मैं 6,000 में देने वाला था। निश्चय ने बोला सर चुप रहो, 5,000 दे दिए, ये 1,000 और पकड़ो। मुझे बताओ पहले फायदा हुआ है कितना मुझे, 2,000 का। अब ये 1,000 रुपए मेरा फायदा ही तो है। अब जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिला 1,000 रुपए क्या होगा मेरे लिए, फायदा ही होगा। तो समझना 6 करोड़ का नयोनिका डिमांड कर रही है और एयरफोर्स दे रहा है कितना, 1.5 करोड़। झगड़ा हुआ, झगड़ा गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जो नयोनिका बोल रहे हो एकदम ठीक है। एयरफोर्स अथॉरिटी, यू आर ऑर्डर्ड फॉर पेमेंट ऑफ 4.5 करोड़ नाउ। समझना बात को, 6 करोड़ थे, 1.5 करोड़ पहले आ गए, अब एयरफोर्स अथॉरिटी कितनी देगी, 4.5 करोड़। मतलब मुझे बताओ, अगर देखा जाए तो नयोनिका को 2 पेमेंट मिले हैं। जो पहला पेमेंट मिला है उसे कहा जाएगा इनिशियल कंपेंसेशन। क्या कहा जाएगा, बोलना पड़ेगा, क्या कहा जाएगा। और जो बाद में पैसा मिलेगा उसे कहा जाएगा एनहांस्ड कंपेंसेशन। क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जब इनिशियल कंपेंसेशन मिला 1.5 करोड़ तो नयोनिका अपना कैलकुलेशन करेगी कैपिटल गेन का सबसे पहले सेल कंसिडरेशन से। जिस साल उसको एनहांस कंपेंसेशन मिलेगा, जिस साल नयोनिका को, उस साल नयोनिका फिर से लिखेगी सेल्स कंसिडरेशन 4.5 करोड़ और लेस कर देगी कुछ भी नहीं, क्योंकि खर्चा पहले से लेस हो चुका है। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो यहां पर, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, क्या दिव्या, इनिशियल कंपेंसेशन के टाइम पे क्या हुआ था, तो एनहांस कंपेंसेशन के टाइम पे भी क्या माना जाएगा। इनिशियल कंपेंसेशन के टाइम पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो एनहांस कंपेंसेशन के टाइम पे भी क्या माना जाएगा। मुद्दा समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, यस सर कि नो सर, ठीक बात है। तो लिखो फटाफट से, लिखना शुरू करो। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट when any asset is compulsorily acquired by, when any asset is compulsorily acquired by
when any asset is compulsorily acquired by any government, any government, any government, oblique authority, oblique authority, then it is treated as, it is treated as sales for, sales for, it is treated as sales for the person, sales for the person whose property is, sales for the person whose property is compulsorily acquired, whose property is compulsorily acquired, whose property is compulsorily acquired. यहां तक समझ में आ गया? आगे लिखें, कैपिटल गेन विल बी, capital gain will be taxable in the hands of, capital gain will be taxable in the hands of transferor, transferor. इसमें लिखें फर्स्ट, ओरिजिनल ऑब्लिक इनिशियल कंपनसेशन, ओरिजिनल ऑब्लिक इनिशियल compensation dash will be taxable, dash करके लिखें, will be taxable in the year, will be taxable in the year in which will be taxable in the year in which क्या लिखा आपने, ओरिजिनल कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपेंसेशन इज रिसीव्ड, कंपेंसेशन इज रिसीव्ड, ऑब्लिक, ऑब्लिक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ, ऑब्लिक लिखें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ, ऑब्लिक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपेंसेशन इज रिसीव्ड, ऑब्लिक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। डन है? इसी के अंदर लिखे नीचे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज नॉर्मल, नॉर्मल, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वैसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। आगे लिखें एनहांस्ड कंपेंसेशन, आगे लिखें एनहांस्ड कंपेंसेशन, डैश करके लिखें, एनहांस्ड कंपेंसेशन मींस enhanced compensation means enhanced compensation means the amount which is received, the amount which is received later on, later on, later on, the amount which is received later on। मतलब क्या होता है एनहांस कंपेंसेशन? क्या होता है, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन में डिस्कशन किया, जैसे नयोनिका का घर एयरफोर्स अथॉरिटी ने जबरदस्ती ले लिया था और लेते ही सीधे 1.5 करोड़ इसके अकाउंट में डाल दिए। 1.5 करोड़ इनिशियल कंपेंसेशन होगा या ओरिजिनल कंपेंसेशन होगा? नयोनिका ने कहा कि इस घर की कीमत 1.5 करोड़ आपने आकी है एयरफोर्स अथॉरिटी, हम 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ में इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब झगड़ा होगा, मामला कोर्ट में जाएगा या फिर अथॉरिटी डिसाइड करेगी और नयोनिका डिमांड कर रही है 6 करोड़ और अथॉरिटी या कोर्ट ने कहा ठीक है हम आपको 6 करोड़ देते हैं, ऑलरेडी 1.5 करोड़ दे चुकी है,
अब जो एक्स्ट्रा 4.5 करोड़ आ रहे हैं दिव्या, कौन से आ रहे हैं? इसे कहा जाएगा एनहांस कंपेंसेशन। क्या कहा जाएगा? और ये तभी टैक्सेबल होगा जिस साल रिसीव हुआ है। तो लिखें एनहांस्ड कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। enhanced compensation will be taxable in the year of receipt. Enhanced compensation will be taxable in the year of receipt. यानी कि जिस साल ये मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखे नो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, नो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, नो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम enhanced compensation because no cost of acquisition will be deducted from enhanced compensation because it is already deducted, it is already deducted, it is already deducted at the time when initial compensation was received. It is already deducted when initial compensation was received. एक बार एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखिए इसका, है ना, क्वेश्चन लिखिए इसका, क्वेश्चन लिखिए इसका। किसका नाम लूं? क्या नाम तुम्हारा? मोहित, मोती, अरे वाह, डायमंड नहीं, मोती मतलब डायमंड थोड़ी होता है, पर्ल होता है क्या? हाँ मोती, मोती, यस, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, मोती इज अ ओनर ऑफ लैंड which was purchased by him, which was purchased by him, Moti is owner of land which was purchased by him as on 1st July 2018 for rupees 12 lakh, 12 lakh. It is नहीं, it is नहीं, due to master plan of city, due to master plan of city, such land was compulsorily acquired by government in 2023-24 and initial compensation was given to Moti. Initial compensation was given to Moti rupees 50 lakh, but Moti raised a dispute about amount and claimed that value of land is rupees 90 lakh. 12 लाख में खरीदी थी, 50 लाख रुपए देने के बावजूद भी इसका मन नहीं भरा और इसने कहा कि नहीं, मेरी ये लैंड 90 लाख रुपए की है। मकते, क्या बोला इसने? मेरी लैंड कितने रुपए की है? 90 लाख की। लैंड परचेज कितने में करी थी? 12। गवर्नमेंट ने कितने रुपए दे दिए? 50। मोती ने क्या बोला? 50 नहीं, मुझे कितने दो? 90। गवर्नमेंट ने कहा रखो। गवर्नमेंट accepted the claim
and transferred enhanced compensation of difference amount government accepted the claim and transferred enhanced compensation of difference amount of rupees 40 lakh in 2025-26 कैलकुलेट। ये जो अपन ने क्वेश्चन बनाया है ना बच्चों, ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही आएगा। देवर रात को पार्टी करी थी तो नशे में क्यों? हाँ अच्छा, मम्मी आए थे तो लेट उठे थे। क्या किस्मत है तुम्हारी भी क्या? मुझे लगा कि तुम लोग बोलोगे नहीं सर हम लोग क्लब गए थे, है ना। और चलो ठीक है, एनीवेज आ जाओ, सबका अपना अपना संयोग है भैया। करें, शुरू करें क्वेश्चन को। नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन वाला तुमने नोट किया क्या? पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट करोगे तभी हम लोग आगे कर पाएंगे क्वेश्चन को। करवा दूं कि होमवर्क दे दूं? करवा ही देते हैं। बोलो क्या करूं, करवाऊं कि होमवर्क दूं? करवाओ, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ अभी मेरी बात सुनो, देखो मुझे बताओ कैपिटल, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कैलकुलेट कैपिटल गेन इन द ईयर, इन द assessment year 24-25 एंड 26-27, क्योंकि 25-26 में दूसरा भी तो अमाउंट मिला है ना, तो हम लोग इसका आंसर करना शुरू करते हैं। सब लोग एकदम अपने सारे वाउंड्स, सारे के सारे आंख का नाक गला खोल दीजिए। यस, शाबाश। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन in the hands of मोती, है ना। कौन से ईयर का कर रहे हैं हम लोग? असेसमेंट ईयर 2024-25। करूं शुरू? आप लोग मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ 24-25 में कितने रुपए मिले? क्वेश्चन को आराम से पढ़ के बताओ। अब पढ़ रहे हो तो लिखते टाइम क्या कर रहे थे? फिर गाने गा रहे थे क्या? कितने रुपए मिले? 50 लाख। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स कंसिडरेशन। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सेल कंसिडरेशन। कितने रुपए? 50 लाख। लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर वो एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर वगैरह भूल गए क्या? इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेल कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस और ट्रांसफर लेस हमेशा होगा, हमेशा नेट सेल कंसिडरेशन आएगा और उसके बाद ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा लास्ट टाइम तक अगर आप हर क्वेश्चन फॉर्मेट से करोगे तो इसलिए मैं भी अपनी आदतों को बदलते हुए और आलस्य को त्यागते हुए, है ना, लिखता हूं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। मुझे बताओ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना हुआ? नील। तो मुझे बताओ नेट सेल कंसिडरेशन कितना आया? नेट सेल कंसिडरेशन आया 50 लाख। अब लेस करेंगे क्या? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं लिखूं ICOA तो आप इसे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझना। बोलो यस और नो। मैंने लिखा क्या है? ICOA। तुम्हें क्या समझना है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब ये हुआ कि मैं चांद कहूं तो तुम प्यार समझना, ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ या ना। मैं तुम्हारा नाम ले लूं तो तुम चांद समझना। बोलो हाँ या ना। 12 लाख। मुझे बताओ कब परचेस करी है? 18 में, 1 जुलाई 18। तो ढूंढो 18-19 का इंडेक्स नंबर, ढूंढो 18-19 का इंडेक्स नंबर। 280 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। 18-19 का ढूंढा है ना, 280। कब बेचा है? अभी तो 348।
तो बताओ 348 का इंडेक्स नंबर क्या? अरे भैया साफ साफ लिखा हुआ है 1/7/2018 में खरीदा, तो 18/19 का इंडेक्स मैंने 280 डिवाइड बाय कर दिया, और साफ साफ लिखा हुआ है कि इनिशियल कंपेंसेशन 2023-24 में दिया है, 2023-24 में कंपेंसेशन दिया है, मतलब 2023-24 में बिका है, और जब 2023-24 में बिका है तो मल्टीप्लाई कर दिया 348। कैलकुलेट चलाओ, इतने सारे बच्चे बैठे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जोर से बोलो। 14,91,428। ठीक है, ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताओ कितना आया डिफरेंस अमाउंट, जल्दी बताओ। गलत आ रहा है क्या? ए, तुम्हें कसम है, ध्यान रखना। तुम कर क्यों रहे हो? तो तुम पहले बताओ ना यार। तो लिखना नहीं है, पहले बताना है मुझे, नहीं लिखना है वो। 35,08,572। 8 लिखा है तो 2 आएगा ना। बचपन में सीखा था, 10 में से 8 जाते तो 2 जाता है ना? यस। चलो चलो, ये क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सब लोगों को कसम है, पेन डाउन कर दो और मेरी तरफ देखो एक बात। क्या होता है? इनिशियल कंपेंसेशन 12 लाख रुपए लेस करने के बाद में, इनिशियल कंपेंसेशन में से इनिशियल कंपेंसेशन क्या था? 50 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख रुपए मोती को मिले थे। यानी कि इस लैंड को जब जबरदस्ती गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो 50 लाख रुपए मोती को दे दिए। मोती को मिला 50 लाख रुपए, में से मोती ने 12 लाख रुपए का इंडेक्सेशन करके, 12 लाख रुपए का इंडेक्सेशन करके और वैल्यू बना ली उसकी कितनी? 14,91,000। और मोती का कैपिटल गेन आ गया 35,08,572। लेकिन क्वेश्चन तो शुरू ही अब होता है 2025-26 में। मोती ने गवर्नमेंट से झगड़े करके, मोती ने गवर्नमेंट से लड़ाई करके 2025-26 असेसमेंट ईयर में, यानी कि सॉरी प्रीवियस ईयर में कितने रुपए लिए? 90 लाख रुपीज, जिस 90 लाख की वैल्यू निकलवा ली, और 50 लाख ऑलरेडी ले चुका है। मतलब मोती को क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए और मिले? 40 लाख रुपए। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसके बाद में आगे हम लोग और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। लाल कलर दिख रहा है सबको? कौन से साल में? असेसमेंट ईयर 2026-27। ठीक है, ये इधर देखो सब लोग, कितने रुपए मिले मोती को? 40 लाख, ये लिख दिया 40 लाख। मुझे बताओ अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा क्या? अरे भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी माइनस हो गया है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी माइनस हो गया है, तो अब कितना माइनस होगा? नील। मुझे बताओ पहले जो गेन हुआ था उसको कौन सा बोला था? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। तो अभी भी क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने रुपए? 40 लाख। ये कौन से साल की वैल्यू, कौन से साल में कैलकुलेट करेंगे? 26-27। सर ये बाद में क्यों कैलकुलेट किया है? साथ ही कर लेते ना, 90 लाख की सेल कंसिडरेशन लिख लेते ना। मोती है तो गणेश जी नहीं है कि इनको पहले से पता चल जाए कि मुझे 40 लाख मिलने वाले हैं। जब क्वेश्चन कह रहा है 23-24 में 50 लाख ही मिला था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23-24 में 50 लाख मिला था, एक्स्ट्रा 40 लाख कब मिला है? 25-26 में। तो 25-26 का असेसमेंट ईयर होता है 26-27। बोलिए यस सर कि नो सर? तो डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। बोलो यस सर कि नो सर? आया समझ? हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस कि नो? नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट करोगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो उसीलिए 25-26 का, 25-26 प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर 26-27। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है। तो अगर मिला मतलब वही असेसमेंट ईयर में, जैसे सैलरी मिलती है 23-24 में, टैक्स तो सब 24-25 में लगता है ना, वैसा ही सेम।
मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, लिख लिया होगा सारे बच्चे। जिन जिन्होंने किया वो एक साथ बोलो यस सर कि नो सर। ओके, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड विद, एक बार होमवर्क देखो क्या है क्या, एक बार लाओ ना, क्वेश्चन वाली शीट लाओ ना, क्वेश्चन आंसर वाली शीट लाओ, लाओ। हाँ। क्वेश्चन आंसर का पेज नंबर बोलो। अरे कोई तो बोल दो। यस। हाँ, क्या बात कर रहे हो? यस। सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? होमवर्क दिया था मैंने, हेलो। क्वेश्चन नंबर 1 अरे करवा दिया ना पिछले लेक्चर में, क्या कर रहे हो? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बोनस शेयर का था। क्वेश्चन नंबर 3 अभी होगा नहीं। 4th होमवर्क हो गया, 4th भी हो गया, ठीक है। 5th ये स्लम सेल का, ये अभी नहीं होगा है ना, स्लम सेल के बाद होगा। फिर बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी नहीं। होमवर्क तुम लोग किस्मत वाले हो, पता है होमवर्क बड़ा ही। अच्छा एक साथ मिलेगा ऐसा, ठीक है तो अब एक साथ ही देंगे अब, है ना। दिव्या ने बोल दिया सर एक साथ, तो एक साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। अगले एक ले लेते हैं ना, सेल्फ जनरेटेड एसेट कर लेते हैं, अभी टाइम तो यही है। सेल्फ जनरेटेड एसेट चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं ना। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो।